सो बॉस, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी के सफ़र में। जो लोग झंझोर तैयारी में जो लगे हैं, फिर लग जाए उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर देखें थोड़ा सा तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि यहाँ पर हम बेसिकली नीति शास्त्र को, अभिरुचि को, सत्यनिष्ठा को बहुत ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्रो कॉन्स एवरीथिंग बताऊँगा, साइड्स लूप होल्स भी बताऊँगा, एवरीथिंग बताऊँगा। एंड दिस सीरीज गोइंग टू बी हेल्प यू स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर 2022 यानी कि नेक्स्ट ईयर, फॉर 2023, 2024, 25 इवन वैलिड फॉर दैम अंटिल यूपीएससी नॉट गोइंग टू द चेंज द सिलेबस। जब तक यूपीएससी सिलेबस चेंज नहीं कर रहा तब तक ये सीरीज वैलिड रहेगी। मैं इसमें बिल्कुल डिटेल में अच्छे से आधे घंटे के अंदर कोशिश करूँगा कि आपको सब कुछ बता सकूँ। तो फटाफट टू द पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमारी एक सीरीज चल रही है। जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ पीछे से देखना स्टार्ट करें। मैं कभी लाइक सब्सक्राइब ये सब मैं फालतू बातें कभी नहीं बकवास करता। मन करेगा जैसा मन करे यार वैसा करो, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पेपर का जो नाम है जीएस पेपर 2 है, सॉरी जीएस पेपर 4 है। इसको बेसिकली जीएस पेपर 4 के नाम से जाना जाता है। टेक्निकली देखा जाए तो जीएस पेपर वैसे 5 होता है अगर हम ऐसे को इंक्लूड करें, लेकिन अगर वैसे चलें तो जीएस पेपर 4 के नाम से ही इसको जाना जाता है। इसमें इसका टॉपिक का नाम है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसको यूपीएससी ने 2013 में इस्टेब्लिश किया। और उनसे ये उम्मीद लगाई गई, यूपीएससी ने जब इस पेपर को मतलब कि डाला इस सब्जेक्ट को, तो यूपीएससी ये सोच रहे थे कि शायद पढ़ के कुछ बच्चे इथिकली ठीक हो जाएं। मतलब जिसके अंदर बोलते हैं कि करुणा, भावनात्मक समझ, मतलब कि पुण्य करना, पाप नहीं करना, गंदी गंदी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, मतलब कि बोलते हैं ना भ्रष्टाचार के पीछे नहीं भागना। तो इसलिए यूपीएससी का देखो, यूपीएससी अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी, मैं ये नहीं बोलूँगा। बासवान कमेटी की रिकमेंडेशन थी हैं, अगर मैं बात करूँ तो। अगर आपका पप्पा बैठा तो आप समझ सकते हैं। तो उनके थ्रू मतलब रिकमेंडेशन करके फाइनली आप अप्रूव करके यहाँ पे चीज़ों को डाला गया था। चलिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें, अभी तक हमने देखा, मतलब कि अभी तक हम थोड़ा प्रीवियस अगर चलें कि अभी तक हमारी जो सीरीज़ चल रही है, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इस सीरीज़ में आपको ये समझ आ गया होगा कि अभी तक हमने पेपर 1 को बहुत अच्छे डिटेल एनालिसिस किया, पेपर 2 को अच्छे से किया, पेपर 3 को किया। आज हम इसको करेंगे, यानी कि टोटल मिला के यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर अगर 1 से लेकर 4 तक को अगर हम मिला लें तो हमारा 1000 मार्क्स आता है। हिंदी मीडियम के मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहाँ पे बेसिकली लाइक 380, 390, मैक्सिमम 400 तक वो खुद आ सकते हैं अपने मार्क्स को लेके। वहीं इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम वाले मैक्सिमम 450 तक भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का डिफरेंशिएट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसी चीज़ को बताऊंगा कि कैसे यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स अगर इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई माई फॉर्मूला, तो जिसके कारण आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है बेसिकली समझ आएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हम पेपर 1, पेपर 2, क्वालिफाई राउंड, क्वालिफाई 2, इसके हम बाद में बात करेंगे। ये मैं ऑटोमेटिक प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ओवरऑल एनालिसिस का मतलब ये है दोस्तों, जो इथिक्स की अगर मैं देखो पॉइंट वाइज चलते हैं। इथिक्स के स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो यस, अगर हम लाइक कुछ ऐसे टॉपर्स की बात करें 160 भी उठाए हैं, यस 250 में से। ये बात है इंग्लिश मीडियम की, ये बात है इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की बात करें तो 130 भी उठाए हैं इथिक्स में। यानी कि हमारा जो टॉप स्कोर है इसके अंदर, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप मार्क्स को खींच सकते हो। मतलब यूपीएससी से आपको जो मार्क्स को जो छीनना पड़ेगा, ये वो सब्जेक्ट है। और उसके लिए कोई टेक्निकल ज्ञान की जरूरत नहीं है, चाहे आपका बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक वाले, वट एवर, जो भी आपकी स्ट्रीम हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। बस फर्क इतना है, जो भी लिखना है यहाँ से लिखना है, दिल से लिखना है, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। बनावटी नहीं, बनावटी लिखोगे पकड़ लेगा तुरंत, आपको मार्क्स कम देगा। जो भी लिखना है एक दिल से लिखना है और बिल्कुल फ्रेमवर्क के साथ, अकॉर्डिंग टू द लॉ के हिसाब से जो चीज़ें लेके चलोगे, जितना लेके चल सकते हो उसके हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने स्कोर को देखा कि 160 इंग्लिश में, 130 मैक्सिमम हिंदी में भी उठे हैं। 120, अब यार देखो फाइट मत करना, नहीं सर 128 ही आया था यार, 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे, अब इतना थोड़ा याद रखेंगे हम लोग भी। तो 130 के आसपास मतलब स्कोर आया है। यहाँ पे एक ओवरऑल अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूँ, अगर आप ठीक ठाक इथिक्स लिख देते हो, लाइक अच्छे से आप, अगर आपकी अगर बात करूँ, आपको लिखने का पैटर्न बहुत अच्छा है, तो इट्स वेरी इजी टू सिक्योर 110 to 120। हम एक एवरेज ये लेके चलते हैं, यानी कि जीएस में मान के चलो 30 to 40 मार्क्स, ये आपको सबसे ये वाला पेपर है जो आपको इंक्रीज करेगा। और बहुत यहाँ तो एक मार्क्स के लिए फाइट होती है। मैं तो बात करूँ 30 मार्क्स की, तो बहुत बड़ी बात होती है। प्रीवियस पेपर, व्हेन यू गोइंग टू स्टार्ट विद द सिलेबस, अगर आप जब भी स्टार्ट करेंगे सिलेबस से, कुछ नहीं करना, पहले सिलेबस को देखो, यानी कि वीडियो देख लो तो सिलेबस तो हो ही गया। फिर भी सिलेबस को प्रिंट करा के अपने वर्क स्टेशन के सामने लगाओ और प्रीवियस से मार्केट में जाओ और सारे ओरिजिनल पेपर को फोटोकॉपी लेके आओ। 2013 से लेके 2020 तक का है, सबको लेके आओ, अच्छे से लाओ और उसके साथ खेलो।
एक हफ्ता खेलने का मतलब ये है कि देखो अब कुछ पढ़ा है नहीं तो क्या समझ आएगा, समझो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। पहले तो ये समझो कि सेक्शन 1 में क्या आ रहा है, सेक्शन 2 में क्या आ रहा है, पहले तो ऐसे समझोगे। फिर ये देखो कि सेक्शन 1 में क्या क्या आ रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो जब आप 2-4 दिन उस पेपर के साथ खेलोगे, अपने पास रखोगे, पलटोगे, इधर उधर कुछ ना कुछ करोगे, एनालिसिस करोगे, तो कुछ ना कुछ मैं कहता हूँ चाहे भले 10% घुसे दिमाग के अंदर, घुसेगा। ऐसा नालायक तो है नहीं कि सिविल सर्विस की तैयारी आप करने आए हो तो डेफिनेटली सब कुछ पीछे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ के तो आए हो इसमें। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जब रिस्क लेने आए हो तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ जाएगा। तो हमें आपने सिलेबस को कम से कम 3 से 4 दिन जरूर देना दोस्तों। बच्चे यही गलती करते हैं ऑनेस्टली। क्यों? जब तक अरे यार हटाओ यार, क्या रखा है, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, किताब से पढ़ो, चैप्टर खत्म करो। नहीं, अगर तुम सिलेबस समझ गए ना तो आपका 50% सिलेबस, आपका 50% जो आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर में वो कम हो जाएगा। इवन मैं भी अपने पेड ग्रुप्स में ये बोलता हूँ, भाई देखो एथिक्स से पीछे नहीं भागना, पहले एक हफ्ता अच्छे से मौज मारो, सिलेबस के साथ खेलो, उसके डिटेल एनालिसिस पेपर के साथ चलो, प्रीवियस पेपर के साथ चलो, ताकि यू विल गेट यू विल हैव सम आइडिया फॉर द फ्यूचर कि आप फ्यूचर के लिए क्या क्या आइडियाज अपने लिए जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर तुम ये सोच रहे हो कि इस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, उस कोचिंग के नोट्स पढ़ लूँ, उसके पढ़ लूँ, टॉप पर चमत्कारी नोट्स पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, मेरा एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा, सरासर गलत है। इस चीज़ को याद रखना। इवन मेरे नोट्स भी भाड़ में गए, हमारे नोट्स और IAS के। आपने यहाँ पे पढ़ना कम है, सोचना ज़्यादा है। ये ही एक ऐसा पेपर है जहाँ पे आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इवन एथिक्स का सिलेबस यार लोग बच्चे 15 दिन में भी तैयार कर देते हैं, ट्रस्ट में। 7 यूनिट है, 2-2 दिन भी दोगे एक यूनिट को तो भी कवर हो गया, दैट्स इट। 15 दिन का सिलेबस है अगर देखा जाए। बच्चे तो हालांकि 2-2, 3-3 महीना भी लगाते हैं, वो एक अलग कहानी है। अगर आप 4, 4.5, 5 घंटा पढ़ रहे हो ना डेली बेसिस पे, 5 घंटे में 15 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से पेपर को बहुत अच्छे से जो है मतलब कर सकते हो। बोलोगे सर 15 दिन में ऐसे कैसे हो सकता है, एक हफ्ता तो हमें एक यूनिट में। भाई मैंने क्या बताया, जब प्रीवियस पेपर्स को समझोगे, संभालोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। कोचिंग वाले यहाँ पे ना आपको फिलोसफिकल एंगल्स में ज़्यादा समझाते हैं। यार देखो हम लोग भी मुखर्जी नगर जाते हैं, देखते हैं और रोड पे पड़े हुए कोचिंग के नोट्स देखते हैं। तो जब हम देखते हैं तो एक टेक्निकली चीज़ें नहीं होती हैं उसमें, मतलब टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, नॉर्मल चीज़ें कम होती हैं। जबकि यूपीएससी ने इस चीज़ को स्पेशली डिफाइन किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या है क्या नहीं है। अब आते हैं पैटर्न की बात। पैटर्न की बात ये है कि देखो दोस्तों, लाइक 250 मार्क्स का पेपर होता है। अब मोटा मोटा ये मानो कि 125 मार्क्स की थ्योरी आती है और 125 मार्क्स का केस स्टडी आती है। 125, 130 डिपेंड करता है यूपीएससी कैसा मूड है, 135 भी हो सकता है, डिपेंड, मतलब एक 5 से 10 मार्क्स का वेरिएशन आपको देख सकते हो। जो 125 मार्क्स हैं ये, अब ध्यान से समझना, जो हमारे 125 मार्क्स है ना यार, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ फ्री के मार्क्स बोलते हैं हम। इवन ऐसे में तो चलो आपको नॉलेज चाहिए, यहाँ आपको सिर्फ आपको अपना डिसीजन मेकिंग चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे सोच सकते हो। इसमें से आप बहुत ज़्यादा उठा सकते हो, 125 मार्क्स में बहुत ज़्यादा उठा सकते हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। केस स्टडी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। केस स्टडी को आपने बहुत ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा आपने जो है डीपली लेके चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करेंगे, वो बात की बात है। अब आते हैं, पैटर्न हो गया, अब आते हैं बुक लिस्ट। देखो देयर इज सम फ्यू बुक्स इन द मार्केट। लाइक मैं अगर मैं बात करूँ हिंदी मीडियम को लेके, तो पहले तो है लेक्सिकन। लोग लेक्सिकन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। एक अरिहंत की किताब भी है जो मुझे ठीक लगी, पतली सी है, कंसाइज है। जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनको तो मैं आई विल रिकमेंडेड कि अरिहंत लो। बहुत इजी लैंग्वेज, बहुत सिंपल लैंग्वेज, काम चल जाएगा। जिनका टाइम है लेक्सिकन पढ़ सकते हो, पर लेक्सिकन थोड़ी फिलोसफिकल ज़्यादा लिखे, कॉपी पेस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसमें लिखा है। और तीसरी एक किताब आती है, ये सरप्राइज है, आप यू विल बी शॉक्ड। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली आप आरोही पब्लिकेशन किताब ले सकते हो। एक किताब है, बहुत मोटी है, आपको 550 से 600 पेज की किताब मिलेगी, लेकिन उसमें सारा नहीं पढ़ना है यार। अगर हमारे हिसाब से चलो तो उसमें मुश्किल आपको 150 से 200 पेज पढ़ने हैं। कहने का मतलब ये है 550 600 पेज की किताब है, मोटी है, यू भी फील प्रेशर, मतलब जब आपके पास किताब आएगी, लेकिन उसमें जैसे आपको 200 पेज पढ़ने। इसी की जैसे लेक्सिकन है, लेक्सिकन मोटी किताब है, लेकिन अगर आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी के साथ चलोगे तो इसमें से मुश्किल से 50% आपको किताब पढ़नी होगी। अरिहंत है, इवन इसमें भी ये पूरा पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं, ऑटोमेटिक कंटेंट कम है तो ये हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात को समझे नहीं समझे, तो उस कंडीशन में ये होगी बुक लिस्ट। केस स्टडीज़ के लिए विजन IAS हो गया, ठीक है, इसकी केस स्टडी, दृष्टि IAS केस स्टडी देख लेना। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पे सारी केस स्टडीज आती रहती है, उनको आप सॉल्व करते चले जाइए। और एक मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एथिक्स का पेपर दे रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट 150 से 200 केस स्टडीज़
जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि कम से कम काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आती हैं, 125 मार्क्स और पेपर लेंथी होता है। इस चीज़ को आपने जो बेसिकली आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी की पे यही पहले एक चीज़ लिखी गई है, मतलब जब आप सिलेबस से पहले एक चीज़ उन्होंने लिख रखा है, इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन के स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। और यूपीएससी ने इस चीज़ को लेकर स्पेशली एक हिदायत भी ये दी है कि इसके लिए टेक्निकल किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को याद रखना, जब आप सिलेबस आप डाउनलोड करोगे यूपीएससी से, उसमें लिख रखा है कि उम्मीदवारों से मतलब ये अपेक्षा किया था कि इसके लिए टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यूपीएससी जो है बिल्कुल जनरल क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन कोचिंग वाले क्या करते हैं, वो बाल की बैंड बजा देते हैं, इंसान की बैंड बजाते हैं, मनोवृत्ति के प्रकार, ये प्रकार, वो प्रकार, इस प्रकार, इसमें संवेग, ये वो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं। आप प्रीवियस जब पेपर से एनालाइज करोगे तो आपको ये दिखेगा यार पेपर बहुत सिंपल पूछे जा रहे हैं और आपको उसका आंसर भी बहुत सिंपल में देना है। लेकिन कोचिंग वालों का जो कंटेस्ट है ना, वो बोलते हैं जैसे कि मतलब ऐसा है कि जैसे लगता है वो मार्क्स में रह रहे हैं, अर्थ पे नहीं रहते, वो मार्क्स पे रहते हैं। तो ये है कहानी। इसलिए मैंने स्पेशली 10 मिनट मैंने इस पर इसलिए मैंने बोला कि पहले यू शुड गो विद द प्रीवियस पेपर्स। कुछ भी खरीदने से पहले, किताब खरीदने से पहले प्रीवियस पेपर पे जाओ, सिलेबस को अच्छे से देखो, उसके बाद ही डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं करना। हम तो आगे आए हैं, भोग के चले जाएंगे, चिल्ला के चले जाएंगे, बाकी तुम्हारे ऊपर है। क्योंकि देखो यार हमारा काम तो हो गया, हमने भी लाइफ में दिया 32 ईयर्स प्लस एज है हमारी इस समय, तो हमारा काम तो हो गया। लेकिन अब आपको सोचना है, तो मैं यही बात बोलूँगा, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस को लेके फटाफट। देखो पहला टॉपिक है नीति शास्त्र तथा मानव सहसंबंध। भाई नीति शास्त्र क्या होता है, पहले तो ये समझोगे नीति शास्त्र क्या होता है। भाई ठीक है, देयर इज सम बेसिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नीति शास्त्र क्या होता है, किस तरह से काम करता है, क्या है इसका मतलब, क्या इसका डिटेल अर्थ क्या है, तो ये समझ लो। फिर मानव सहसंबंध में इसका क्या रिलेशनशिप है, क्या पॉजिटिवनेस लाता है नीति शास्त्र से, क्या नेगेटिव थॉट्स लाता है, तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, यानी कि नीति शास्त्र का जो भी एक सार तत्व होगा वो आपको समझना पड़ेगा, वो भी किसमें, मानवीय क्रियाकलापों में। फिर इसके बाद इसके निर्धारक और परिणाम, आखिर नीति शास्त्र के क्या निर्धारक तत्व हैं, क्या परिणाम हैं, नीति शास्त्र के आयाम को कितने हैं, कौन कौन से आयाम, अगर दे रखा है तो पढ़ना पड़ेगा, तो इसके आयाम कितने प्रकार, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। भाई आखिर जो नीति शास्त्र होता है वो निजी क्षेत्रों में किस तरह से भूमिका निभाता है, सार्वजनिक क्षेत्रों में कैसे। आपको पता होगा नीति शास्त्र जो होता है प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत कम होता है, और अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। क्यों, हम समाज को लेकर काम करते हैं, उसकी वजह से इसमें इतना नहीं होता है अगर निजी क्षेत्र में, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो उनका मतलब बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। फिर मानवीय मूल्य, महान नेताओं, उनके भाई जो महान नेताओं के जो उनके मानवीय मूल्य क्या हैं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, जो भी हमारे देश में सुधारक हुए, ठीक है, जो भी प्रशासक हुए। अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है सुधारक और प्रशासक, ध्यान समझो, यानी कि यहाँ पे आईएएस वाले भी बंदे आ गए, उनके जीवन से। जैसे कुछ ऐसे भी प्रशासक हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत अच्छे प्रशासक जैसे कि किरण बेदी हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपने टाइम की एक आइडल रही हैं इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर। तो इसी के जैसे आपका और भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, जैसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने सच में बहुत बड़ा मतलब कि रोल प्ले किया सोसाइटी के अंदर। तो उनसे क्या क्या शिक्षा मिली, फिर साथ में मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की क्या क्या भूमिका रही है। मूल्य पहले तो आप ये समझेंगे नीति शास्त्र क्या होता है, फिर मूल्य क्या होते हैं, फिर नीति शास्त्र और इथिक्स में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद फिर जब कहने का मतलब ये है कि देखो इसमें 10 से 12 टॉपिक हैं, इनको आपने अच्छे से नोट्स बना लो, किताब का रेफरेंस लेके, बहुत ही कंसाइज, बहुत ही ब्रीफ, यानी कि यूनिट 1 की देखो इसको हम यूनिट 1 भी कहते हैं। तो यूनिट 1 को अगर ऑनेस्टली बात करूँ मैक्सिमम 2 दिन में आपको कंप्लीट किया जा सकता है। ट्रस्ट में किताब में बहुत कुछ है, किताब पढ़ोगे तो आप 80-90 पेज की हो सकती है, लेकिन जब आप यूपीएससी के हिसाब से चलोगे, सिलेबस के हिसाब से चलोगे, तो मे बी टू टेक जस्ट ओनली 2 days।
मैक्सिमम 10 आवर्स फॉर द स्टडी, दैट्स इज फाइन। आपको एवरीथिंग समझ आ जाएगी कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द एथिक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें ऐसी चीज़ों को लेके चलना है। तो यहाँ पे अब आते हैं कोचिंग क्लासेस के ऊपर। कोचिंग क्लासेस वाले एथिक्स के सिलेबस को 3 महीने में कंप्लीट करते हैं। फैक्ट इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की फौज है कोचिंग वालों की, जिन्होंने मेरा प्रोग्राम ले रखा है। तो उसमें ये चीज़ पता चलती है कि वो लोग बेसिकली एक ही टॉपिक को बहुत डिफरेंट डायमेंशन में, ये दुनिया भर की फालतू बकवासें भी होती हैं, उनके नोट्स देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो है ही नहीं कुछ, मैं इससे क्या निकालूं, इससे बेटर है कि आई शुड गो विद द बुक्स। क्योंकि देखो मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जैसे बात कर रहा हूँ, तो बेटर है खुद के अपने नोट्स बनाओ, कंसाइज बनाओ। पहले नोट्स मत बनाओ, पहले टॉपिक्स को पढ़ लो 2 से 3 बार अच्छे से करो, फिर फ्रेमवर्क के साथ क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, फिर उसके बाद देखो कि मुझे कौन से टॉपिक से नोट्स बनाने हैं, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 2 की बात करें तो फिर आती है अभिवृत्ति, एटीट्यूड। सारांश क्या है इसका अभिवृत्ति का? संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण, परिपेक्ष में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति और सामाजिक प्रभाव और धारणा। तो जो भी आपका एटीट्यूड का जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मतलब ये देखो, कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि अब ऐसे समझो, आपने फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू वन बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल दूंगा। आपने रतन टाटा जी को भी देखा है और आपने एक अंबानी जी को भी देखा है। हालांकि अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, मुकेश अंबानी बहुत पैसे वाले हैं, इंडिया के आई थिंक रिचेस्ट पर्सन है। रतन टाटा भी कहीं ना कहीं पैसे वाले हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली में अगर आप देखो तो आपको जमीन और आसमान का फर्क दिखेगा। जब आप अंबानी को देखोगे तो आपको सिर्फ पैसा दिखेगा, लेकिन जब आप रतन टाटा जी को देखोगे तो पैसा उनके पास भी, लेकिन उनके साथ हम जैसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट भी दिखेगी। मतलब हम लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। इवन समाज का हर एक आदमी कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट जरूर करता है। क्यों? इसके पीछे रीजंस ये है कि उनकी सादगी वाला जीवन। इतना पैसा होने के बाद भी चाहते तो अपने स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से जा सकते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक क्लास में सफ़र करते हैं, फ्लाइट में भी। फौज नहीं होती है, सिंगल जाते हैं, अकेले जाते हैं। सादगी वाला जीवन। इवन उनका मकान देख लो, बहुत ही सिंपल है। अगर आप अंबानी का मकान देख लो तो वो अलग ही एक लेवल में। तो कहने का मतलब यही है ना, हमारे देश में अगर सबसे ज़्यादा अमीर अगर बसते हैं ना जिनका, तो उतना तो गरीब भी बसते हैं। तो ये हमारे देश की विविधता है। तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या है, ये एटीट्यूड का ही फ़र्क है। आपने देखा होगा कि आपने केस स्टडी सुनी होगी न्यूज़पेपर में कि उनके किसी एम्प्लॉई की कोरोना से डेथ हो गई थी। उनके मतलब फर्म में था, एम्प्लॉई था, उनकी डेथ हो गई थी। अब हालांकि प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन रतन टाटा जी ने बोला, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट पूरा परिवार था, तो उन्होंने ये बोला कि इसको स्पेशल ज़िंदगी भर इसको पेंशन दी जाए, मतलब उनकी जो भी है, मतलब उनकी वाइफ। तो ये इस चीज़ से क्या होता है, ठीक है एक हो, लेकिन ये इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें फ़र्क दिखाती हैं एटीट्यूड के अंदर कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ये नहीं कि आईएएस बन गए और बस पढ़ लिया, कॉलर उठाए और लाओ भी बैकग्राउंड से कितना पैसा आ रहा है, लाओ भी एक साइन के मैं 1.5 लाख लूँगा। जैसे कि दिल्ली के अंदर देखा होगा, जब दिल्ली में आम चुनाव हुए थे तो वहाँ पे मिनॉरिटी में और एससी में कमिश्नर था, उसको पकड़ लिया गया था रंगे हाथ 2 लाख लेते हुए, रिश्वत लेते हुए। जब बाद में पता चला तो पता नहीं 100 से 150 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठा हुआ था। पैसा क्या है? पैसा कुछ नहीं है भैया, मरने के बाद सब यहीं रह जाता है। कोरोना में कितने लोगों की मौत हुई, क्या कहाँ गया पैसा? उनकी छाती पर रख के थोड़ा ऊपर गया है। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आपको एटीट्यूड को समझना पड़ेगा। अगर आप पैसे के लिए यूपीएससी में आ रहे हो तो भूल जाओ कि आप पैसा कमा पाओगे। अगर आप रिस्पेक्ट के लिए आ रहे हो, सोशल कंट्रीब्यूटर तो आओ, मोस्ट वेलकम। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है थर्ड, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षा, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता। और ये देखो, अब क्वेश्चन है यहाँ पे, इस चीज़ को समझना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा। तो सत्यनिष्ठा का मतलब समझना पड़ेगा, अभिरुचि का मतलब समझना पड़ेगा, अभिवृत्ति को समझा, यहाँ पे अभिरुचि को समझना पड़ेगा। फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द माइनर डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस क्या है अभिरुचि और अभिवृत्ति में। आपको ये भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। साथ में बुनियादी मूल्य के बारे में सत्यनिष्ठा को समझना पड़ेगा। सत्यनिष्ठा का मतलब क्या होता है? भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी को समझना पड़ेगा। निष्पक्षता को समझना पड़ेगा। निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सिविल सर्वेंट अपनी एक ही दिशा में काम करता है। दे हैव टू फॉलो द मतलब ऑर्डर्स को फॉलो करना और उसको एग्जीक्यूट करना है। अब ये नहीं कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो फिर मतलब आपको बीजेपी के साथ ही मतलब कि पूरा मतलब कि आप उन्हीं की तरफ ही पूरा हो जाएंगे, नहीं।
हमेशा एक सिविल सर्वेंट को हमेशा बिल्कुल निष्पक्ष और न्यूट्रल रहना पड़ता है, तटस्थ जिसको हम कहते हैं हिंदी के अंदर। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। फिर सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण भाव। कभी कभी क्या होता है सार्वजनिक सेवाएं, अब मान लो यार एक गरीब मर रहा है, तुम एक डीसी का कलेक्टर हो, तुम उसको है साइड हो, ऐसे नहीं होगा ना भाई। आखिर आप जनता के लिए तो आए हो काम करने के लिए। आखिर देखा जाए तो एक जनता के पैसों से ही आपको सैलरी मिल रही है देखा जाए तो उस कंडीशन में लाइक अगर कोई आपका गरीब आ रहा है तो आपको उसकी पूरी हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास आया है स्पेशल एक उम्मीद लेके आया है, क्योंकि देखो दोस्तों जब उम्मीद टूटती है ना तो बहुत दुख होता है। उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए किसी की, भले ही आप इतना ज़्यादा ना कर पाओ पर थोड़ा बहुत जरूर करो कि एटलीस्ट आपको वो आपको दुआएं दे, और कहीं ना कहीं दुआएं भी काम करती हैं। फिर कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, जैसे कि एसटी, ओबीसी, हैंडीकैप्स, ऐसे कमज़ोर वर्ग जो होते हैं जो तो आते हैं आएंगे आपके पास, तो उनके लिए भी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तो इसके लिए भी आपको टॉपिक करना पड़ेगा। फिर सहिष्णुता और संवेदना, मतलब कि अब पता चले कि मान लो किसी की कॉलोनी में डेथ हो गई है और आप आए हो मान लो और आप उसे कुछ अब्यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें भी सही नहीं है। आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि भाई इस बंदे के घर में डेथ हुई है तो आपको भी उसी के हिसाब से रिएक्शंस देना होगा। ये नहीं कि नहीं हम तो काम करेंगे, नहीं। ये चीज़ें भी यूपीएससी जो है सिखाता है, मतलब इथिक्स का पेपर जो बेसिकली सिखाता है। तो इस पे इस तरह के सिलेबस आएंगे, तो इसको टॉपिक वाइज बनाओगे तो आपकी चीज़ यहाँ पे मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों भावनात्मक समझ। आखिर क्या एक भावना रहती है, तो उस चीज़ को लेकर समझना होगा। इसकी अवधारणाएं समझनी पड़ेंगी। प्रशासन और शासन व्यवस्था में इसका उपयोग और प्रयोग कैसे किया जा सकता है, उपयोग कैसे होता है और साथ में इसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है, तो इस पे लेके आपको एक नोट्स बनाना पड़ेगा। एक चीज़ और भी बता दूं, सबसे छोटा चैप्टर है ये पूरे एथिक्स में, इसमें मैक्सिमम एक दिन में काम हो जाता है। अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो यूनिट जो आपकी है ये भावनात्मक समझ और अवधारणाएं, ये आपको बेसिकली एक दिन का चैप्टर है। तो इसको बहुत डिटेल में भावनात्मक समझ कैसे होती है, कहीं डैम बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, और मान ले आप समझ रहे, तो ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकती है कि जैसे कि आई विल टेल यू वन सिंपल सा एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक सड़क बनने वाली है, एक हाईवे मान लो निर्माण हो रहा है, वहीं पे मतलब देख रहे हैं कि उसी जहाँ जिस रोड से हाईवे निकलने वाला है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, मतलब कि जिनकी सैलरी बहुत कम है। मतलब फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक मज़दूर लोग हैं वहाँ पे उस सड़क पे, मतलब काफ़ी सालों से रहते हुए आ रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने अपना घर बना के रहते हुए हैं, लेकिन प्रशासन आया डंडा मारने लग गया, नहीं हटो ये कोर्ट का ऑर्डर है। तो इस केस में प्रशासन को देखना चाहिए। अगर आपके भावनात्मक समझ है, ठीक है यार वो बंदे रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं, और अगर रोड है भाई ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं रोड्स, तो कहीं उनको और भी अलॉटेट करके दिया, नहीं उनको भाग जाओ भगा दो, ये चीज़ें गलत हैं। तो ऐसे आपको टॉपिक को जो बेसिकली जो आपको समझना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट, भारत और विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों को। अब देखो यार यहाँ पर बात है, भारत भी आ रहा है और साथ में विश्व भी आ रहा है। तो पहले तो भारत के अपने कुछ जो भी 10 से 12 आपके दार्शनिक हैं अच्छे अच्छे, अब्दुल कलाम साहब हो गए, या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो गए, गांधी जी हो गए। गांधी जी पे जरूर रिसर्च करना, क्योंकि गांधी जी पे भीमराव अम्बेडकर जी हो गए, ठीक है। आपके और भी अब्दुल मौलाना आज़ाद साहब हो गए, ऐसे जो लोग हैं, मतलब अगर हम बात करें तो ऐसे लोगों पे आपको उनके दार्शनिक मतलब ज़्यादा आपको फोकस आपको जो है बेसिकली जो है करना पड़ेगा। फिर विश्व के नैतिक विचारों और दार्शनिकों का योगदान, जो है प्लूटो आ गया, सुकरात आ गया, तो इनसे क्या क्या आपको नैतिक एक दर्शन मिला, वो सारी चीज़ें आपको इसमें करनी पड़ेंगी, और यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपने करना होगा, ठीक है। फिर इसके लिए दोस्तों वही लोक प्रशासन में, अब यहाँ पे देखो जीएस जिसका पवेड है तो उसके लिए तो बेनिफिट है, बल्ले बल्ले है उसके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जीएस पेपर जो लोग जो पवेड वाले हैं वो तो उनको ये सिलेबस पूरा कुछ नहीं करना है, वो उनका ऑटोमेटिक टीवी मतलब चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट फिर भी अगर मैं बात करूँ जीएस को लेके, ठीक है, अगर मैं बात करूँ जीएस को लेके, तो इसमें देखो लोक प्रशासन में लोक सेवा का मूल्य तथा नीति शास्त्र से क्या है, इसमें स्थिति और समस्याएं क्या क्या हैं, सरकारी तथा निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियम, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझें इस चीज़ को लेके कि कहीं ना कहीं लोक प्रशासन को समझना पड़ेगा, और साथ में इसमें सिविल सेवा की भूमिकाओं के बारे में समझना पड़ेगा। ये पूरा सिलेबस इस पर कहा जाता है। जो पूरा जो भी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे वो शासन व्यवस्था हो, चाहे आपका फंडिंग हो, नैतिक फंडिंग क्या हो, मतलब देखो जैसे कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था और ये आपका निधि व्यवस्था जो फंडिंग होती है, इनमें कैसे कैसे इश्यूज आते हैं, कैसे कैसे दबाव समूह बनते हैं, कैसे हमारे मतलब नैतिकता को ताक पे रख के काम किया जाता है। तो ये सारे विवाद जो मुद्दे होते हैं वो बेसिकली इसमें आते हैं। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो लोक प्रशासन और कहीं ना कहीं सिविल सेवा को लेके ही ये टॉपिक पूरा का पूरा जो है बनाया जाता है। उसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जो बेसिकली आपको जो है बेसिकली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों
अब ये आता है जीएस पेपर 2 का, जिसमें आपको ऑटोमेटिक जो जीएस पेपर 2 में आप पढ़ेंगे वही सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सूचना का अधिकार हो गया, ठीक है, भ्रष्टाचार की चुनौतियां हो गया, लोक निधि का उपयोग हो गया, जो हम लोक निधि, जो आपकी 3 तरह की निधि होती है उसका उपयोग कैसे होता है, ठीक है, फिर कार्य संस्कृति हो गया, फिर सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता हो गई, जिसके लिए बेसिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपका कॉमन सेंस इनफ है, आचरण संहिता हो गया, ठीक है, और साथ में जैसे लोक सेवा की अवधारणा क्या होती है सबको पता है, लोक सेवा की परीक्षा करें तो डेफिनेटली उसके बारे में पता होगा। तो जैसे कि और देखो लाइक पारदर्शिता हो गया, एक वर्ड ये हो गया, नीतिपरक आचार संहिता हो गया, तो ये सब चीज़ों के लिए सिर्फ कॉमन सेंस की जरूरत होती है। और हाँ, एक नागरिक घोषणा पत्र हो गया। ये तो वो टॉपिक है जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि शासन व्यवस्था और ईमानदारी को दार्शनिक आधार, जो शासन और ईमानदारी में दार्शनिक मतलब आधार क्या क्या हो सकता है, किस तरह से होता है, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली इस नीति मतलब की अगर बात करें तो एथिक्स में कन्वर्ट करी जाती हैं। एक मिनट जरा मैं वीडियो पॉज करके दोबारा चलाऊं। तो इसमें मतलब कुल मिला के ये है कि एथिक्स जो है इसी टॉपिक से लेके हमें जो है देखने को मिलता है, और साथ में उपयुक्त मामलों में केस स्टडी। ये सिलेबस था, जस्ट मैंने ये समझाया कि देखो बिलीव इन योर सेल्फ, देयर इज सम पैटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सिलेबस, देन आफ्टर प्रीवियस पेपर्स प्ले विद दैट फॉर एटलीस्ट फॉर द 1 वीक, देन उसके बाद ही कोई डिसीजन लो कि आपने लेक्सिकन की किताब लेनी है या फिर हिस्ट्री की कोई किताब लेनी है, कुछ भी लेना व्हाट्सएवर। लेकिन किसी भी टॉपिक को आप जनरल वे में पढ़ें। जनरल वे का मतलब ये होता है कि जहाँ तुम्हें लग रहा है बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है उस टॉपिक को उड़ा दें, क्योंकि यूपीएससी गोइंग टू बी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चंस, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको उसे एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना है। और इसमें देखो, इसमें की जो केस स्टडीज होती हैं, लाइक केस स्टडी बिल्कुल आपका डिसीजन मेकिंग होगी। जैसे आई विल टेल यू वन केस स्टडी। मान लीजिए आप हैं, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मान लो क्राउड गैदरिंग हो रही है, मान लो लेट सपोज मेला चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है, प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा है, आप वहाँ के एक एसपी हैं, सडनली आपको, और कुंभ का मेला चल रहा है, मतलब भीड़ हो रही है, लोग स्नान कर रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है, सडनली आपके पास एक कंफर्म सोर्स से आपको एक फ़ोन आया और ये पता चला कि सर विद इन हाफ एन आवर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। ध्यान से समझना, इस चीज़ के बारे में कंफर्म है कि वो सोर्स बिल्कुल कंफर्म है, जो भी आपके मतलब जो भी आपके खबरी होते हैं उनके तो आपको रिसोर्स 100% कंफर्म मिला है कि आधे घंटे के अंदर वहाँ पे बम ब्लास्ट होने वाला है। बीइंग एज एसपी ऑफ प्रयागराज, ठीक है, आप इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे? सोचना, बॉम्ब थ्रेट है और आधे घंटे में फट जाएगा और आपने रोकना है। इतना बड़ा सर्च कार्टन जो लगा हुआ है, लाइक अब अगर आप जाएं स्नान, वहां पे देखें गंगा और उसका कितना बड़ा एरिया है, कैसे इस क्राउड को मान के चले, क्राउड भी मान के चले करीब 5 से 6 लाख का क्राउड है, कैसे टैकल करेंगे? तो यहां पर अब आपका अगर बात करें तो यहां पे अब आपका डिसीजन, आपका जो स्टेप्स होंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 2 कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा, मतलब मान के आप ऐसे चलें कि लाइक दंगे हो गए हैं 2 कम्युनिटी के बीच में, आप और दंगे बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, मतलब छोटी सी बात को लेकर दंगे स्टार्ट हुए और उसने बहुत जलजला रूप ले लिया, और आप अगर उस स्टेट के एसपी हैं तो आप कैसे इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे? ये तो होगी बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशंस, जहां पर मतलब आप समझ सकते हैं कि जो आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। अब एक नॉर्मल सिचुएशन ऐसे लेके चलते हैं, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं आपको जैसे कि अब कोई दिल्ली है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली है और दिल्ली में मान लीजिए एक पार्क है, उस पार्क को आपके तरफ से ऑर्डर आया है कि यहाँ पे पार्क को तोड़ के एक मॉल बनाया जाए। मतलब आपके पास डीएम है, आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है कि भाई यहाँ पे मॉल बनेगा, आपके पास प्रूफ भी है, आपके पास कागज सारे आ चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो पब्लिक है जहाँ पे मॉल बनना है वो लोग प्रतिकार कर रहे हैं इस चीज़ का कि नहीं हम नहीं बनने देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अब आप क्या करेंगे? तो आप कैसे इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसी ये होती है केस स्टडीज जो आपको सॉल्व करनी होती हैं। इसके लिए किसी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको यहाँ से सोचना होता है। अगर आपने यहाँ से सोच लिया ना, चीज़ें सब हो जाएंगी। इसके लिए कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ अब आपका एटीट्यूड निकल के आगे आएगा, आपका अगर बात करें तो आपका ग्रेटिट्यूड निकल के आएगा आगे, साथ में आपका इथिक्स निकल के आएगा कि आप उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। ये कोई कोचिंग वाला नहीं समझाएगा आपको, ये सिर्फ आप अपने आप को समझा सकते हैं कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ। तो जब आप ऐसी सिचुएशन से निकलेंगे ना, लिख लो, यूपीएससी तुम्हारा नहीं रुकने वाला। तो इस चीज़ को आपने जो बेसिकली जो है आपने ऐसी मतलब कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो फाइनली हमने अगर बात करें तो हमने GS1, GS2, GS3, GS4 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में और हम चीज़ों को देखेंगे, फिर हमारा सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।